तो जो आपने प्रश्न किया है कि आज 26 वर्ष का हो गया, हम कहाँ पर खड़े हैं? तो मैं कह सकता हूँ कि हम बहुत अच्छी स्थिति में खड़े हैं। हमारे लिए आर्थिक प्रगति और संसाधन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि ये देश की संस्कृति का प्राण है और उसको बचाए रखने की हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। मैं दूसरे पर आलोचना और आक्षेप लगाने के बजाय स्वयं को ही अंदर से मनता हूँ। टाट पट्टी पर बैठ कर के हमने पढ़ाई की। 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर रोज़ आना, जंगल के रास्ते से बहुत मुश्किल से हाई स्कूल किया। यदि आज राजनीतिक लोगों का भरोसा उठा है जी, तो उसके कारण हम ही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना कोई नहीं है। मैं हूं अनूप वाजपेयी और आप देख रहे हैं शतरंज, सियासत के संग सियासत के रंग। दौर ऐसा भी था, मन परेशान था, पर एक समय जो कभी रुकता नहीं। आज है वेदना ये मेरी, वरना गीतों में मैं उसको गाता नहीं, गुनगुनाता नहीं। ये पंक्तियां हैं एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे राजनेता की जिसने प्रदेश में लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी, केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री, एक शिक्षा जैसे मंत्रालय का जिम्मा उन्होंने संभाला है। साथ साथ उनके जीवन का जो दूसरा पहलू है वो भी देश दुनिया में उनको नाम दे रहा है। न जाने कितनी किताबें उन्होंने लिखी, एक लेखक के तौर पर, एक साहित्य के तौर पर। आज मेरे साथ शतरंज की इस कड़ी में है रमेश पोखरियाल निशंक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शतरंज में विशुद्ध रूप से तो हम लोग राजनीतिक चर्चा करते हैं, राजनेताओं से चर्चा करते हैं, लेकिन आपके दो पहलू हैं और दोनों उतने ही बुलंद हैं। एक राजनेता के तौर पे भी आपने अपने को स्थापित कर रखा है पूरे देश दुनिया में, और एक साहित्यकार के तौर पे आपने अपनी व्यस्तताओं में मुख्यमंत्री रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए तमाम किताबें लिखी हैं। तो आज हम इस शतरंज के जो इस एपिसोड को करने जा रहे हैं उसमें दोनों तरीके की बातें शामिल हैं, लेकिन शुरुआत हम करेंगे राजनीतिक बातों से। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है आपसे कि 25 साल का अपना राज्य हो गया। अगर राज्य को देखें तो राज्य हमेशा स्थिरता के दौर से, विकास के दौर पर, दिशा के दौर पर अगर देखें तो उसको किस दिशा में देखते हैं? और सबसे पहले राजनीतिक परिपक्वता के तौर पर अगर देखें राज्य को, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि इससे तो सीधा मेरा इसके जन्म से लेकर के इसके संघर्षों से मेरा जुड़ाव रहा है। जब हम शुरू में संघर्ष कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति बनाया। जब अटल जी पूरी पहाड़ के दौरे पर थे, मेरा सौभाग्य था कि मैं एक पत्रकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में उनके साथ इधर घूमा था। और अटल जी के मन में तभी आया था कि ये देशभक्त क्षेत्र है, जो इनकी परिस्थितियाँ हैं, इस दो सीमाओं से जुड़ा हुआ है, विदेशी सीमाओं से, और ये देशभक्त क्षेत्र है। औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्रीय सीमा पर कुर्बानी देता है, तो ये देशभक्त क्षेत्र के जो लोग हैं ये देश की निधि हैं, और इसलिए इनको बहुत ज़रूरी है कि इनको अलग राज्य मिलना चाहिए। तभी उनके दिमाग में आ गया था, 84 के आसपास की बात होगी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने इसको संघर्ष समिति एक बनाई, इसको छाया प्रदेश बनाया। छाया प्रदेश बनाने के साथ साथ ये संघर्ष आगे बढ़ता रहा, और फिर अंततोगत्वा अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो पहली बार में ही उन्होंने उत्तरांचल का प्रस्ताव पेश किया। 13 दिन की गवर्नमेंट में भी उत्तरांचल को लाए, मतलब प्राथमिकता अटल जी की, आप समझ सकते हैं। और फिर जब दोबारा से प्रधानमंत्री का स्थायित्व में आए तो राज्य बनाया। मैं तब उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री था। तो जो आपने प्रश्न किया है कि आज 26 वर्ष का हो गया, हम कहाँ पर खड़े हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हम बहुत अच्छी स्थिति में खड़े हैं। तब और अब ज़मीन और आसमान का अंतर है। जिसने उन परिस्थितियों को देखा होगा, 80 के दशक को देखा होगा, इस राज्य के 70 के दशक, 80 के दशक को देखा होगा, वो समझ सकता है कि इस राज्य की प्रगति कितनी हुई। ये मैं कह सकता हूँ कि एक साथ जो ये 3 राज्य बने, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पर है, अवस्थापनाओं की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, जबकि इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो कई चुनौतियों से भरी हैं। तो जो उत्तराखंड में विकास हुआ है,
मैंने 10,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। आप सोच सकते हैं, एक दिन में जब गाड़ी दूसरी ओर से जाती थी तो 2 दिन में गाड़ी घूम करके आती थी और मैं इधर यहाँ से लेकर के पौड़ी से लेकर के चमोली से लेकर अल्मोड़ा पहुँच जाता था उसकी सीमाओं पर, क्योंकि कुछ था ही नहीं, सड़क नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में आज तो चौतरफा सड़क है, चौतरफा सड़क है विकास की दिशा में, रेल मार्ग हैं, जो पहाड़ों पर कभी अब सोचते भी नहीं थे कि करण प्रयाग तक रेल जाएगी, अब करण प्रयाग तक रेल मार्ग हो रहा है। तब हम सोच भी नहीं सकते थे 4 धाम की इतनी अच्छी व्यवस्था होगी, तब हम सोच नहीं सकते थे कैलाश मानसरोवर और कुमाऊं का जो वो क्षेत्र है इतना विकसित होगा। निचोड़ में ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से आज तक उसकी यात्रा बहुत अच्छी रही है। संभावनाएं अभी बहुत हैं, क्योंकि हमको इसको एक मॉडल स्टेट बनाना है, आदर्श राज्य बनाना है और उसको उसी की दिशा में आगे बढ़ाना है। हमारे लिए आर्थिक प्रगति और संसाधन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि ये देश की संस्कृति का प्राण है और उसको बचाए रखने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एक सवाल यहीं से उठता है कि आप मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, कार्यकाल आपके नहीं पूरे हुए, इस चीज़ का मलाल है कि नहीं? एक बात। दूसरी, अपने मुख्यमंत्री रहते हुए जो आपने एक ड्रीम या सपना देखा था हिमनद प्राधिकरण का, जो हमको लगता भविष्य में आने वाली चिंता थी पीढ़ियों की, नई पीढ़ियों के लिए, तो उसको ना ठीक से लागू हो पाना या उसका नहीं आगे बढ़ पाना, ये मलाल है कहीं पे? देखिए क्या होता है राजनीतिक क्षेत्र में, पहले तो किसी पारिवारिक क्षेत्र में भी एक परिवार में 4 लोग होते हैं, वो भी जबकि परिवार एक ही होता है, लेकिन चारों लोगों के अलग अलग काम करने के और नज़रिया अलग अलग होता है। जो आपने पूछा मुझसे कि मेरे मन में मैं मुख्यमंत्री रहा पूरा समय नहीं रहा और कुछ मलाल है क्या, मेरी इस राज्य के बारे में शुरू से ही जो सोच रही है मैं उसी में जीता हूँ, मैं उसी में कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैं दूसरे पर आलोचना और आक्षेप लगाने के बजाय स्वयं को ही अंदर से मानता हूँ और मैं जितनी ताकत और शक्ति मेरे में हो सकती है उसको मैं कभी तटस्थ नहीं रहता। तो इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो मैं कर सकता था 24 घंटे को 48 घंटे में बदला मैं। आपको मालूम है केवल 3 घंटा सोता था, केवल मुख्यमंत्री रहते हुए। रात की 1 बजे भी लोग मुझसे मिलते थे, सैकड़ों लोग, और सुबह 6 बजे से भी मिलना शुरू कर देते थे। और मैं हर विभाग के नीचे तक की स्वयं ही अधिकारी भी परेशान रहता था, क्योंकि कई बार उसको लगता था जितनी जानकारी इस मुख्यमंत्री को है उस विभाग के आदमी को ही नहीं है। तो जब तक आप जानकारी नहीं करेंगे तब तक आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, नया विज़न नहीं दे सकते। तो मुझे बहुत संतोष है कि मुझे जितना वक्त मिला, क्योंकि ये तो हम प्रबंधक हैं, हमारी कुर्सी थोड़ी है वो। पार्टी ने कहा यहाँ बैठ जाओ, ठीक है भाई यहाँ बैठ जाते हैं। पार्टी ने कहा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाओ, ठीक है भाई, जो क्योंकि हमने पार्टी को समय दिया है। तो पार्टी का काम है कि हमारी क्षमताओं, हमारे स्वभाव और हमारे काम करने की जो क्षमता है उसके अनुरूप जो वो काम सौंपे वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कह सकता हूँ, आपने कहा कि चाहे मैं केंद्रीय मंत्री रहा, शिक्षा खास करके चाहे शिक्षा नीति की बात हो, शिक्षा मंत्री रहा, हमको लगता है कि वो भी आपने एक पौधा लगाया सब हो किए जी। मैं इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा तब भी बहुत सारी चीज़ें जो आज लोग याद करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहा, चाहे 108 हो, चाहे अटल खाद्यान्न योजना हो, और चाहे अटल आदर्श जो हमने चौपाल न्याय पंचायतों पर सरकार जनता के द्वार, वहीं पर सारी बातें वहीं पर होंगी। तो हमने कुछ बहुत सारी इस प्रदेश को धरती का स्वर्ग उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से इसकी ब्रांडिंग की, ये पहली बार प्रदेश आयुष प्रदेश है, आयुर्वेद का जन्मदाता है उत्तराखंड। ये तो हमने पूरे देश और दुनिया में इसको लेकर के गए, आज भी लोगों को ये महसूस होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति के काम करने के अपने तरीके हैं, सभी लोग अच्छा ही करते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में तो ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने सोचा, जितने मेरे में क्षमता थी वो मैंने पूरी ताकत के साथ किया। आपने भारत के शिक्षा मंत्री के बारे में चर्चा की, मुझे बहुत संतोष है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझ जैसे व्यक्ति पर जो गांव से आता है, टाट पट्टी पर बैठ कर के हमने पढ़ाई की,
8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर रोज आना, जंगल के रास्ते से बहुत मुश्किल से हाई स्कूल किया। ऐसे जब मैंने सेवा शुरू की तो अचानक शिशु मंदिर के एक आचार्य से, एक शिक्षक से मैंने अपनी सेवाओं को शुरू किया जी। और शिक्षक से लेकर देश के शिक्षा मंत्री के रूप में मुझे ये सौभाग्य मिला। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो भारत को 150 सालों के लॉर्ड मैकाले के जाने के बाद जो भारत को शिक्षा नीति मिली, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NEP 2020 मिली है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जब इस देश के अंदर थे और उस समय कहते थे एतद् देश प्रसूत तस्या सकाशा दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। सारी दुनिया के लोग यही शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और तब हमारी साक्षरता 98% थी पूरी दुनिया में, हम ही श्रेष्ठ थे। तो मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस बात को कहा कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होगा, वो स्वर्णिम भारत की ये आधारशिला है हमारी NEP 2020। जी। प्रदेश पे आते हैं। प्रदेश के जो युवा नेता हैं, खास करके नई पीढ़ी के, आपके बाद की पीढ़ी के नेता हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? उनका राजनीतिक कल्चर किस तरीके से जो बदल रहा है उसको किस तरीके से देते हैं? अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, एक बात। और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी जी हैं, इनके कार्यकाल को, क्योंकि भी उन्होंने 5 साल अपने पूरे कार्यकाल, 2 कार्यकाल को मिला के उन्होंने 5 साल अपना पूरा किया, उसको किस रूप में देख रहे हैं? दोनों बात कही है आपने जी। कि जो वर्तमान राजनीति है और जो युवा हैं और जो लोग हैं वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जी। और दूसरे में मुख्यमंत्री के 5 साल पूरे होने में जी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि राजनीति खराब की है तो हम लोगों ने ही की है जी। और राजनीति ठीक करेंगे तो हम ही लोग करेंगे। यदि आज राजनीतिक लोगों से लोगों का भरोसा उठा है जी। तो उसके कारण हम ही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। और यदि विश्वास बढ़ेगा तो हम ही लोग बढ़ाएंगे, कोई दूसरा आकर के नहीं बढ़ाएगा। राजनीति क्योंकि भारत का लोकतंत्र है। अभी मैं चक्रवर्ती सम्राट पर, भरत पर एक उपन्यास लिख रहा हूँ। मुझे एकाएक ये महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो गढ़वाल के एक जंगल में पैदा होता है बच्चा, कर्णवाश्रम में, मालनी के तट पर, और वो शकुंतला का पुत्र जो जंगल में पैदा होता है और इन परिस्थितियों में पैदा होता है, वो पूरी दुनिया में चक्रवर्ती सम्राट हो जाए और मेरी पीढ़ी को ही पता ना हो, हमारे लोगों को ही पता ना हो, अगल बगल को ही पता ना हो। तो अभी मैं उस पर, शकुंतला पर तो मैंने एक उपन्यास लिखा है और कालिदास पर जो कविल्ठा से कविल्ठा काली मठ से लेकर के और कर्णवाश्रम तक की यात्रा। तो उस चक्रवर्ती सम्राट भरत को जब मैं देख रहा था, अपने उपन्यास में मैं लिख रहा था, तो लिखते लिखते मुझे महसूस हुआ कि इस पूरे संसार में जो लोकतंत्र है वो तो भरत ने स्थापित किया। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने जब अपनी राजगद्दी अचानक उन्होंने कहा कि अपना उत्तराधिकारी मुझे घोषित करना है, और लोग सोच भी नहीं सकते थे। उस चक्रवर्ती सम्राट के 9 पुत्र थे और उन्होंने जब घोषणा की तो उन्होंने कहा कि इस राज्य को, इस संपूर्ण जो चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते मैंने पूरे संसार पर, पूरी पृथ्वी पर जो सेवा का जो अवसर मिला, इसको यदि कोई चला सकता है तो मेरे पुत्रों में किसी भी पुत्र में ये योग्यता नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरी तंत्र से पता करके और अंततोगत्वा उस व्यक्ति को सिंहासन दिया जो सर्वाधिक योग्य था राज्य में। तो लोकतंत्र उन्होंने स्थापित किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस नई पीढ़ी से कि ये जो हल्की राजनीति है इससे बचना चाहिए, निश्चित रूप में बचना चाहिए। ये कुछ समय के लिए अपने वोटों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए हम अपने अतीत को खराब कर रहे हैं, वर्तमान को खराब कर रहे हैं और भविष्य तो खराब होगा ही। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, लोगों को ये आश्चर्य होता होगा, मुझे जब अचानक 1991 में 91 में अटल जी ने बुलाया और बुला करके कहा कि
तुम्हें चुनाव लड़ना है। और मेरे जैसे ज़मीन मेरे पाँव से खिसक गई। मैं कभी सोचता भी नहीं था मुझे चुनाव लड़ना है, न मेरा परिवेश, न मेरी परिस्थिति, न मेरी इच्छा। और मैं अटल जी को समझाता चला गया कि मुझसे आप दूसरा काम लीजिए, आप लेखन का काम लीजिए, विचार का काम लीजिए, ये कर। तो सुनते रहे, आधा पौन घंटा मैं बोलता रहा। उन्होंने कहा, आप बोल दिया तो मैं भी कुछ बोलूं। और उन्होंने कहा, मुझे ये बोलना है कि उसके इस सब के बावजूद भी कि आपको चुनाव लड़ना है। इस सब के बावजूद भी कि मैंने कहा मुझे राजनीति अच्छी नहीं लगती, और उसके तर्क दिए मैंने उनके सामने, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो जब उनका आदेश ऐसा हो गया तो मेरी अपनी कठिनाइयाँ थी कि अचानक मैं कैसे करके चुनाव लूँ। और उसमें भी शिवानंद नौटियाल जी 25 साल तक कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ते, हर विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ते थे। और संयोग ये कि मेरी जो सगी भाभी हैं, जो मेरे साथ रहती हैं, मनोज मेरा भतीजा है, भाभी के सगे मामा, और वहीं भाभी रह करके उन्होंने ही शादी की। और हमारा परिवार, जब मेरे माँ को पता चला कि चुनाव लड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि उसको बोल देना कि जो मैं फांस खा दूंगी शिवा के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो अब समझ सकते मेरी क्या स्थिति रही होगी। और लोगों ने मेरी माँ को भी समझाया, छोटा लड़का है शिवाजी के, वो तो अटल जी का थोड़ा सा आदेश हो गया तो जीतना तो है नहीं, तो इसलिए तुम परेशान मत हो। तो मेरी माँ ने सब जगह यही प्रचार किया कि अपना वोट खराब मत करना, ठीक है जी। और मैं उन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने एक शब्द भी मैंने लगातार 3 चुनाव हराए डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी को उत्तर प्रदेश में जी। लेकिन कोई एक शब्द भी कहीं ढूंढ करके भी ये नहीं कह सकता कि मैंने शिवानंद नौटियाल जी की कहीं भी एक शब्द में भी आलोचना की होगी। मैं बोलता था लोगों से, क्योंकि मुझे मेरे पास बोलने के लिए और कुछ था ही नहीं। तो ये राजनीति की शुचिता वो खत्म हुई है। हाँ, और मैं कह सकता हूँ कि मैं बद्रीनाथ से हरिद्वार तक चुनाव लड़ता हूँ और लाखों मतों से जीतता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी के खिलाफ कभी व्यक्तिगत चारित्रिक लांछन भी नहीं लगाया। सिद्धांततः बोला होगा तो यदि मेरे जैसे व्यक्ति वहां से यहाँ तक जीत सकता है बिना किसी की आलोचना के, तो इसका मतलब लोग चाहते हैं ना। तो ये जो दंड भंड कर रहे हैं, ये जब चाहे किसी की इज्जत को जो है चौराहे पर खड़ा कर देते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सी राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भी हैं, कम से कम इस उत्तराखंड, पहले तो देश में ऐसे राजनीति होनी चाहिए, तब कम से कम मेरा उत्तराखंड ये देवभूमि है। गलतियां हो सकती हैं, कमियां किसमें नहीं है, लेकिन कम से कम जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उन सब बातों को समझना चाहिए। हमको इन चीज़ों को यहाँ से, ये मेरा देवभूमि उत्तराखंड, पूरी दुनिया का व्यक्ति जब हताशा, निराशा और कुआशा से होकर के गुजरता है, तब उत्तराखंड की धरती पर आकर नया जीवन वापस लेके जाता है। यहाँ गांधी आए, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर आए, यहाँ विवेकानंद आए, कौन नहीं आया। ये इस राज्य को देने की बहुत सामर्थ्य है, तो उसको हमको महसूस करना चाहिए। इसलिए राजनीतिक कम से कम जितना संभव हो सकता है सभी लोगों को ताकत के साथ इस चीज़ को अपने जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए। जहाँ तक बात है पुष्कर धामी जी की, तो युवा है और शालीन है, छटपटाहट है, लंबा समय है, जिज्ञासा है, जिजीविषा है और किसी चीज़ को पकड़ने की क्षमता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो इनको, क्योंकि युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया था, तो मैंने देखा था उसके काम करने की गतिशीलता को, तो मेरे मन में अचानक आया कि नहीं, ये जब जिम्मेदारी, ये राज्य मंत्रियों की जब हम जिम्मेदारी दे रहे थे, तो किसी ने पुष्कर सिंह धामी की वो की होगी कि इनको भी बना दीजिए, ऐसा नहीं। मेरे मन में स्वतः ही आया कि इसको भी कोई जिम्मेदारी दे करके, शासन में जिम्मेदारी दे करके इन युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिसमें अनिल बलूनी है, उनको भी मैंने उस समय अपने साथ राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। पुष्कर धामी है, इनको दिया था।
बहुत सारे लोग नए युवाओं को भी दिया था जी और मुझे अच्छा लगा। तभी मैंने इनके काम करने की उसको देखा था और मुझे बहुत संतुष्टि हुई और आज तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ जी कि अच्छा है। वो चुनौतियाँ तो हैं, सभी को खुश नहीं भी किया जा सकता है क्योंकि राजनीतिक आपकी जी। अलग-अलग परिस्थितियाँ, सोच होती हैं कई जी, बार, जी, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं और 5 वर्ष ये छोटे राज्य में जितनी बहुत कठिन अच्छाइयाँ हैं उतनी कठिनाइयाँ भी है। हैं। जी छोटी-छोटी बातों में जो कि एक बिल्कुल उसी परिवेश में है, जी कब कौन कहाँ से निकल कर के कहाँ क्या बोल देगा, हम्म, कहाँ जो क्या स्थिति खड़ी कर देगा और फिर ये दूसरे ढंग का जागरूक प्रदेश है। यहाँ प्रतिभाशाली जो अपने ढंग के लोग हैं, जी वो देश और दुनिया में छाए हैं। उत्तराखंड सामान्य नहीं है। यदि प्रतिभाओं में देखें कि पूरी दुनिया में आज उत्तराखंड के लोग हैं। जी किन परिस्थितियों में राज्य बना, जी किन कठिनाइयों से गुजरा हम्म, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं तब उत्तर प्रदेश में जब इसका बिल हमने उत्तर प्रदेश से पास किया तब मैं कैबिनेट मंत्री था, यहाँ का प्रतिनिधित्व करता था। जी और फिर भारत की संसद में जब क्या तो उस कमेटी में भी जब उधम सिंह नगर और हरिद्वार का बड़ा मुद्दा था, तब अटल जी ने जो कमेटी बनाई थी, जॉर्ज फर्नांडिस की कमेटी, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है बादल साहब थे और तीसरा मैं उत्तराखंड बना नहीं था, लेकिन अटल जी ने कहा उसकी वकालत कौन करेगा, निशंक को रखो। और मुझे अलग से बुला करके कहा जॉर्ज साहब से बात कर लेना और ये इसका समाधान निकालना है। उनके मन में पहले था नहीं, ये जो हरिद्वार है ये उत्तराखंड का द्वार है, ये एक दो न तो उत्तराखंड का अस्तित्व है उसके बिना, न उसका है उत्तराखंड के बिना। बहुत स्पष्ट था उनका। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो। तो जॉर्ज फर्नांडिस की कमेटी बना करके जिस तरीके से फिर उसका समाधान निकाला, तो मुझे बहुत खुशी है आज कि राज्य अपनी प्रगति पर है। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी होनी हैं और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के 5 वर्ष पूरे हुए हैं, तो वो शालीन हैं, लोगों तक पहुँच है, सहज व्यवहार है, तो ये बड़ी ताकत है उनकी। जी एक सवाल आपसे व्यक्तिगत तौर पे भी इसको कह सकते हैं कि निशंक आज भी बहुत एक्टिव हैं, राजनीतिक रूप से हैं, फिट भी हैं। अपनी राजनीतिक विरासत किस बेटी को सौंपेंगे या किस बेटी में आप देखते हैं कि ये आगे कुछ आगे बढ़े? एक तो आपने राजनीतिक परिवार में भी ब्याही एक बिटिया छोटी वाली, बड़ी बिटिया जो है वो भी एक्टिव है, सामाजिक सरोकारों से प्लास्टिक को लेकर अभियान चला रखा, गंगा स्पर्श को भी उन्होंने कर रखा है। तो कहीं ना कहीं से 2 लोग आपके परिवार में, 2 बेटियां जो हैं वो एक्टिव हैं, तो कहीं राजनीतिक विरासत अभी के तौर पे यदि आप पारिवारिक रूप में इस बात को मेरे से पूछते हैं तो मैं दुनिया का उन सौभाग्यशाली पिता में हूँ जिसकी 3 ऐसी पुत्रियां हैं जो तीनों क्षेत्र में अपने ढंग से काम कर रही है और अपने आप को अपनी मेहनत से अरुषि आज पूरी दुनिया में अपने ढंग से काम कर रही है। वो प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। उसके OTT पर धारावाहिक आते हैं, जी वो फिल्मों को बना रही है। वो अच्छी कथक नृत्यांगना है, 25-30 देशों में उसकी प्रस्तुतियाँ होती हैं। जी उसने अपनी मेहनत से अपना स्थान बनाया है, किसी की कोई कृपा नहीं, अपनी मेहनत से, केवल अपनी रात और दिन खप करके। जो दूसरी बेटी है मेरी वो सेना में है और वो सेना में मेजर है इस समय। उसकी बात में यदि बोलूं तो जब वो MBBS कर रही थी यहाँ, जी तो उसके पीछे जो नेम प्लेट होती है ना, नेम प्लेट जो होती है तो सिरे से निशंक होता था, तो उन्होंने क्या किया कि वो निशंक को हटा दिया। तो जो धसमाना जी जो वहाँ के अभी कुलाधिपति हैं, तो उन्होंने बताया कि जब मैंने एक जगह देखा इसको, ये सिरे से इसके पीछे निशंक था, इसे हटाएं। तो उन्होंने उसको बुलाया बाद में कि भाई तुम्हारे ये किसने बदला? तो बोलते हैं कि मैंने उसको पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मैंने बदला। क्यों बदला? निशंक को क्यों हटाया? कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, जो मैं मेहनत करती हूँ लोगों को लगता है क्योंकि इसके पीछे निशंक लगा है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री की बेटी है, तो मेरी मेहनत पर सब खत्म हो जाती है। उनको लगता है कि ये मुख्यमंत्री की बेटी के कारण हो रही है।
तो इसलिए मैंने निशंक को हटाया कि जो मेरी पहचान है, मेरी मेहनत है, वो मेरी उस पर रहे। तो बोले, मैं हँसा उसको देखकर, लेकिन उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे। आज वो मॉरिशस चली गई थी, उसको डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है 25-30 देशों का जो है कि एक बहुत बड़ा वो मिल गया था, लेकिन वो छोड़ के आई और उसने कहा कि मैं देश को लौटना है तो देश के लिए लौटना है, नौकरी के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, केवल पद के लिए नहीं। और उसने कमीशन लिया, क्योंकि जब जनरल रावत और मैं एक कार्यक्रम में थे तभी मॉरिशस से आई भी थी छुट्टियों पे। तो ऐसे ही केदारनाथ से जब लौट रहे थे तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आई, पैदल गई पैदल आई। मेरे मुंह से छूटा, भारी वर्षा भी हो रही थी गाड़ी में बैठते, कि मैं मोनाली बोलता हूँ उसको, मोनाली मुझे यदि ये पता होता तुम इतनी कर्मठ हो तो मैं तुमको सेना में भेजता। तो उसके मन में वो बात जो है आई, और संयोग था कि वो एक कार्यक्रम जो जनरल रावत जी जहाँ पढ़े थे उस स्कूल का यहीं देहरादून में कार्यक्रम था, तो मैंने उनसे बांटी। मैंने कहा कि इसको ये इतनी कर्मठ, उसका हाथ पकड़ कर ले गए। उन्होंने क्या पता नहीं क्या उसके कान में बोला, वो मॉरिशस गई और वहीं से उसने कमीशन का वो हुआ। और कलकत्ता में जब वो पहुंच गई कमीशन के उसके लिए 1 साल बाद, कि जो है मैं परीक्षा देने के लिए आया हूँ। किस परीक्षा को देने के लिए आया हूँ? कि मैं जो है मिलिट्री जो है ये कमीशन की ये परीक्षा है यहाँ पर। तो मुझे बहुत संतोष हुआ और मुझे लगता था कि आ तो गई है लेकिन ये टिकेगी नहीं, क्योंकि इसके कहाँ सेना में जो है ये करोगे, अरे तुम जो है, तो उसके दिमाग में 1-2 बार आई भी वो, लेकिन उसने दृढ़ता से, मुझे बहुत संतोष है। और जब उस पर हमने स्टार लगाया था तो लगभग 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने उसको लाइक किया था। तो क्योंकि लोगों को लगता था किसी मुख्यमंत्री का यहाँ तो बेटों को नहीं भेजते सेना में, तो मेरे से भी बोला गया, तो मैंने अपनी बेटी को सेना में भेजा। तो मैं गौरवशाली पिता तो हुई, और वो आज भी पूरी ताकत शिद्दत के साथ वो सेना में काम कर रही है। और जो तीसरी बेटी है मेरी, वो विधि के क्षेत्र में है, वो भी टॉपर रही है, और उसने अपने ही बलबूते पर वो LLM किया कैम्ब्रिज से। उसने, हमने उसको 1 पैसा नहीं दिया, इंटर के बाद उस पर मैंने 1 पैसा नहीं दिया। वो अपने वजीफे से, छात्रवृत्ति से पढ़ती गई, और विदेश में भी जब यहाँ कैम्ब्रिज में उसका एडमिशन हुआ तो वो स्वाभिमानी है। उसने कहा यदि मेरा ये हो गया छात्रवृत्ति का तो मैं जाऊँगी, नहीं तो आपके 1 पैसे से नहीं जाऊँगी। और मैंने कहा मेरे पास है भी नहीं पैसा, तो यदि चाहोगे तो भी नहीं जा कर सकता मैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि वो टॉपर है, उसने LLM किया वहाँ से, आज वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कर रही है, और जो लेखा गांव बनाया है उसके वो निदेशक के रूप में भी काम कर रही है। तो इसलिए मैं तो बहुत गौरवशाली हूँ कि मेरी तीनों बेटियाँ अपने अपने क्षेत्र में अपनी मेहनत से। लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई। हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो तीनों क्षेत्र में अपना अपना काम कर रही हैं। जहाँ तक ये विरासत की बात है, तो मुझे लगता है विरासत तो भावनाओं की होती है, विरासत विचार की होती है, अवस्थापनाओं की और इसकी नहीं होती है, या पारिवारिक उसकी नहीं होती है। हाँ, मेरी बेटी के मन में, किसी के मन में आता है कि उसको इसके साथ साथ इस मिशन के साथ भी जुटना है, क्योंकि मैंने राजनीति को मिशन माना है। मैंने अपने जीवन में तिल तिल खपाया है। मैंने 12 घंटे को 48 घंटे में को 24 घंटे को 48 घंटे में बदला है। और इसलिए यदि उसके किसी के मन में ऐसा आता है तो मैंने कभी किसी को रोका ही नहीं। जो जहाँ गए, मेरी यहाँ योजना से नहीं गए ये लोग, ये अपने अपने करते रहे। मैंने कहा भाई हम तो प्राइमरी स्कूल से यहाँ तक आए, इतना जरूर जिस क्षेत्र में जाओ ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ अपनी पहचान बनाओ, सिर्फ इतना ही था जी। तो मेरा तो ये कहना है कि किसी को मन होगा, लेकिन उसका मन होगा। मैं किसी को राजनीति में लाऊं या ज़बरदस्ती करूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है और ये मैं करूंगा भी नहीं। एक चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं लंबे समय से कि आप मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, सब तरफ रहे, लेकिन लिखने का समय कब निकाल लेते हैं? कई किताबें आपकी आई, मेजर पे भी एक आई, गंगा पे भी कई किताबें आपकी आई। रेगुलर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं विमोचन होता है आपकी पुस्तकों का। इतना समय कहाँ से मिल जाता है आपको, जबकि आप एक्टिव हैं राजनीति में भी अभी? जब मैं भारत का शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री बना यहाँ, तो लोगों को लगा कि
ये किताबें जो है निकल रही हैं। तो किताबें तो मेरी 83 में पहली किताब छपी थी मेरी। जी। और मुझे लगता है शंकर दयाल शर्मा जी 83 में शायद वो राज्यपाल होते थे मध्य प्रदेश के, और उन्होंने मेरी पहली पुस्तक पर मुझे बधाई दी थी समर्पण पर। तो लिखना तो मेरा बचपन से ही है, मैंने कभी लिखना नहीं छोड़ा है। अटल जी को भी जब उन्होंने कहा तो मैंने उनसे ये अपनी चीज़ों को बांटा था, और उनका मुझको बहुत आशीर्वाद रहा। उन्होंने कहा मैं भी ये चाहूँगा कि कुछ भी हो लेकिन तुम लिखना नहीं छोड़ोगे। जी। तो उनके उस भावना ने मुझको एक अनुशासन में बांध करके रखा कि मुझे इस बीच मेरी कहानियाँ होंगी, मेरी कविताएं होंगी, मेरे गीत होंगे, मेरे उपन्यास होगा, मैं बता आपके पाऊँ गीत उनको। कुछ लता मंगेशकर ने भी शायद कुछ ऐसा। हाँ, लता जी ने भी मेरे गीतों को गुनगुनाया, रविंद्र जैन जी ने जी। मेरे गीतों को गाया, और मेरे बहुत सारे गीत हैं। जी। अब्दुल कलाम जी को मेरी देशभक्ति की कविताओं से बहुत अनुराग था। जी। तो उन्होंने कहा मुझे पता चला निशंक जी की 83 से आपके राष्ट्रभक्ति के गीत आकाशवाणी केंद्रों पर आते हैं, वो सब इकट्ठा हो सकते हैं क्या? तो उनकी प्रेरणा से मैंने उन सबको इकट्ठा किया और फिर ए वतन तेरे लिए उनको समर्पित की। उसकी 6 पंक्तियों की एक लाइन कविता थी छोटी, वो उन्होंने अपने उसमें टाइप करके वो गुनगुनाते थे, जबकि उनको हिंदी बहुत कम आती थी, कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूँ ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। तो इस तरीके की वो बार बार गुनगुनाते थे, और इनको गुनगुनाते समय उनको उनके आँखों से अश्रु छलकते हुए मैंने महसूस किया, जब बार बार बोलते थे ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं। तब उस दिन मेरे को महसूस हुआ कि एक व्यक्ति के मन के अंदर देशभक्ति की कितनी लहरें हैं, और तभी मैंने ये मन बना दिया था कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं उन पर भी कोई किताब ज़रूर लिखूंगा। तो सपने जो सोने न दें, उन्हीं के विज़न को लेकर के मैंने उस किताब को लिखा था, जिसका अमित भाई ने जो है लोकार्पण किया था जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उसके कई भाषाओं में निकला, लेकिन जैसे मेरे बहुत सारे गीत हैं, मन पर भी मैंने गीत लिखा, मेरे पास मेरा मन है, अनमोल ये रतन है, मेरे पास मेरा मन है। मैंने वेदना को अपनी गीतों में गुनगुनाया, इसके स्वरों को अपने आवाज़ है बनाया, रिम झिम सा सावन है, मेरे पास मेरा मन है। लेखक के गांव के बारे में कुछ थोड़ा बताइए, ये अचानक से कैसे कॉन्सेप्ट आया आपके दिमाग में? बड़े बड़े लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, दूसरे बाहर के देशों से बहुत लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे। लेखक गांव से लगभग दुनिया के 60 से 70 देश जुड़े हुए हैं जी। और वो अपने अलग दुनिया, देश और दुनिया के सृजनशील लोगों का एक गंतव्य है वो, जी। जो अपनी अंदर की छटपटाहट को, वो जो सोचते हैं, वो सोचना उनको शब्दों का आकार ले सके, वो जो उसके शब्द हैं बाहर निकले और एक आकार के रूप में रचना बन करके वो लोगों तक पहुंच सके। इसका भी जन्म तो अटल जी की ही पीड़ा से हुआ है। मैंने बताया ना अभी कि वो मुझे बोलते रहते थे, तो एक की पुस्तक का जो है खड़े हुए प्रश्न, मेरे कहानी संग्रह है, उसका उन्होंने लोकार्पण किया। तो खड़े हुए प्रश्न का बल्कि उस दिन लोगों ने खूब ठाके हाथ से सारी कहानियों को पढ़ पढ़ करके उन्होंने वो लगाए हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रश्न, और प्रश्न वो भी जो खड़े, तो जो पढ़ जाए वो प्रश्न क्या है, प्रश्न हमेशा खड़ा ही रहता है। फिर उन्होंने कहा कि जो खड़ा, ये प्रश्न जो निशंक ने खड़े किए हैं, इनको भगवान ने सामर्थ्य दिया है इन प्रश्नों का उत्तर देने का भी, मैं इनसे अपेक्षा करूंगा कि इसका भी उत्तर दें। तो उसी दिन बात करते करते वो अचानक खो गए थे मंच पर ही, जब वो भाषण दे रहे थे। तो उनकी ऐसे स्थिति होती थी, अचानक खो जाना, अचानक फिर बोलना। तो शांत होकर के अचानक बोले कि इस देश में लेखक का कोई सम्मान नहीं है। निराला जी और श्याम नारायण पांडे जैसे लोग, जिनको हम अपनी पीढ़ी को पढ़ाते हैं, हल्दी घाटी को उनको पीढ़ी को पढ़ाते हैं,
जब उनकी मौत हुई तो पशुओं से भी बदतर हुई। उनके पास खाने के लिए ना अन्न था, न तन ढकने के लिए कपड़ा था, ना दवाई के लिए पैसा था। बहुत पीड़ा थी उनके मन में और फिर उन्होंने बहुत भावुक मन से कहा कि क्या कभी कोई इस दिशा में सोचेगा। तो वो जो वेदना भरे स्वर थे उनके, उसने निश्चित रूप में मेरे को बहुत परेशान करके रखा और मुझे ये लगा कि चाहे एक ही कदम सही अटल जी की उस पीड़ा को स्थान मिलना चाहिए। और वहीं से लेखक गांव का जन्म हुआ, लेखक की कुटीर बनी, लेखक अतिथि गृह बना, नालंदा पुस्तकालय जिसमें लगभग 60,000 किताबें हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का शोध और अनुसंधान केंद्र है। अटल जी के नाम से वहाँ पर एक ऑडिटोरियम है जो 350 सीट का है। देश और दुनिया के लोग आकर के अपनी प्रस्तुतियों को देते हैं। नक्षत्र वाटिका है, नवग्रह वाटिका है, हिमालयी भोजनालय है, 350 किस्म के दुर्लभ प्रजाति के औषधि पादप हैं जिस पर QR कोड है और बच्चा जब उस पर करता है तो पूरा इतिहास उसमें आता है। जो छात्र लगभग 3 और 4 बार पूरा परिसर का वो करेगा, वो वैद्य होके तो बाहर निकलेगा ही। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पूरी तरह गतिविधियाँ होती हैं। देश के सभी भाषाओं के लेखक वहाँ आते हैं। जैसे गुजरात साहित्य अकादमी ने अभी अपना कई दिन का वहाँ पर कार्यशाला लगाई पूरे लेखकों को लेकर। ऐसे महाराष्ट्र के लोग आए, तमिलनाडु के लोग आए। तो देश के सभी राज्यों के लोग अपनी अपनी कार्यशालाओं को साहित्य, संस्कृति और कला, इन तीनों क्षेत्रों को, जैसे कैलाश खेर है वो हमारे बहुत वो लेखक गाँव के वो हैं सदस्य हैं। जैसे सोनल मान सिंह हैं, वो पद्म भूषण, वो हमारी वो आकर के प्रस्तुति भी दे करके गई। और वो उन्होंने वो कहा कि लेखक गाँव के बहुत सारे ऐसे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जितने कलाकार हैं लगभग 100 के करीब होंगे जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से जो सम्मानित हैं, ऐसे लगभग 100 के करीब लेखकों के सदस्य हैं। वो हमारी पूंजी है। ये थे हमारे साथ रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनके 2 पहलू हमने आपके सामने रखे, एक कुशल राजनेता के तौर पर और एक अच्छे साहित्यकार और लेखक के तौर पर। निशंक जी से बात करके ये पता चला कि उन्होंने अपनी पीढ़ी से बहुत कुछ सीखा है और उस पीढ़ी को आगे, उसकी ख्वाहिशों के, उनके विचारों को या उनकी सोच को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने सीख भी दी है नई पीढ़ी के राजनेताओं को भी। बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद अमर उजाला के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।